अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 साल्ट को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग साल्ट को पिघला दें या फिर पानी के अंदर हल करके उसका सॉल्यूशन बना दें, तब साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुन लो। साल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग साल्ट को पिघला दें या फिर पानी के अंदर हल करके उसका सॉल्यूशन बना दें, तब मेरे पास साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि साल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन पिघली हुई हालत के अंदर या फिर एक्वस फॉर्म के अंदर साल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला क्वेश्चन ही हमारे पास ये है कि साल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर मैं यहां पे समझाता हूं, फिर मैं यहां पे लिख दूंगा। साल्ट जैसा कि NaCl, साल्ट जैसा कि आप लोगों के पास क्या आ गया जी, NaCl। अब आप लोगों को पता है कि साल्ट मेरे पास 2 मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। अब ये जो आयन्स होते हैं, ये आयन्स आपस में मिलकर मेरे पास एक सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक सख्त रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बना देते हैं। और ये जो आयन है, इस सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, हिल नहीं सकते आयनिक बॉन्ड के थ्रू। And these ions are held together किसके थ्रू, init by ionic bond, by strong ionic bond लिख देते हैं, ionic bond, and these ions cannot move freely. And these ions cannot move freely। बाद में इसका मैं दोबारा आंसर भी लिख दूंगा, ठीक है, प्रॉपर। मैंने क्या बात बोली है कि साल्ट जैसा कि आप लोगों के पास NaCl आ गया, 2 मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होता है। ये जो आयन्स होते हैं, ये आपस में मिलकर मेरे पास एक सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये आयन उस सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के थ्रू, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करता है जब आयन्स मूव करें, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करें, या फिर चार्जेस मूव करें। अब मुझे बताओ, यहां पे आयन्स मूव कर रहे हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरे पास यहां पे साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं ये मिलकर कैसे जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताई हुई है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है। ये आपस में मिलकर इस तरह की जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आयन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, फंसे हुए होते हैं, हिल नहीं सकते। जब ये आयन उधर मूव नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो इसका मैं आंसर यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, व्हेन साल्ट्स आर इन देयर सॉलिड स्टेट, when salts are in their solid state, their ions are held together, their ions are held together in lattice structure, in rigid lattice structure by strong
आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। इन दीज आयन, बस इन दिस स्टेट दीज आयन, इन दिस स्टेट these ion cannot move freely. In this state these ion cannot move freely, so that's why इसलिए हमारे पास क्या होता है, so that's why salts in solid state so that's why salts in solid state do not conduct electricity, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साल्ट पिघली हुई हालत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि मेरे पास ये जो सख्त जालीनुमा जो स्ट्रक्चर होती है जैसे ये बनी हुई है, ठीक है ना, ये भी मैंने इसके क्लियर बनाई है, इसके आगे भी लेयर होती है, पीछे भी ढेर सारी लेयर होती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाई थी। ये जो सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जब आप लोग इसको गर्म करते हो ना तो ये जो सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है ये टूट जाती है। ये क्या होती है, मेरे पास टूट जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो ये जो आयन्स होते हैं Na+ और Cl- जो आयन होते हैं या कोई भी आयन होते हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं, आजाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। जब ये आजादान तौर पर मूव करने वाले आयन अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर चार्जेस की मूवमेंट होती है, चार्जेस की मूवमेंट की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे से हीट करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास ये जो सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ये जो क्या है मेरे पास रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर जो है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। किसकी वजह से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। और मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये आयन को जाएंगे फ्री हो जाएंगे, आयन को जाएंगे बिकम फ्री, आयन को जाएंगे बिकम फ्री, आयन को जाएंगे आजाद हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इधर उधर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये इस तरह आयन मूव करेंगे, Na+ ये आजाद हो जाएगा, Cl- आजाद हो जाएगा, Cl-, ठीक है, Na+ ये बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये नीचे ये वापस में ऐसे जुड़े हुए थे आयनिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक हो गया, ये ऐसे। ठीक है, तो अब जब ये आजाद होते हैं तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये जब ये आयन्स मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेकर कर चलते हैं। ठीक है ना, ये जो आजादान तौर पर मूव करने वाले आयन होते हैं, आजादान तौर पर हरकत करने वाले आयन होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेकर चलते हैं। जब चार्जेस की मूवमेंट होती है तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, कंडक्ट होती है। अब देखो कैसे, जैसे कि आपके Na+ है, Na+ आपके पास एक आयन है और दूसरे के Cl-, ये दो आयन है, ये दो आयन मूव करेंगे। अब ये वाला एक आयन, ये इसके अपना चार्ज, ये इसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, ये अपने प्लस चार्ज को लेकर क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये भी आपके पास क्या एक आयन है, अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, लेकर मूव करेगा। जब ये अपने चार्जेस को लेकर मूव करेंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर मैं यहां पे लिखता हूं, अपॉन हीटिंग the rigid lattice structure, rigid lattice structure आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन, टूट जाएगी, किस वजह टूटेगी, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये आपने सीधा लिखना है। ठीक है, इसका आंसर ड्यू टू हाई टेम्परेचर द आयन बिकम फ्री टू मूव, द आयन को जाएंगे आजाद, द आयन बिकम फ्री टू मूव, आजादान तौर पर मूव करते हैं इन द मोल्टन स्टेट। ठीक हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, दीज फ्री मूविंग आयन, these free
मूविंग आयंस कैरी, जो मेरे पास आजादाना तौर पर मूव करने वाले आयन होते हैं, ये क्या करते हैं, कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, लेकर मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस लिख दो, बल्कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस allowing the molten state to conduct electricity, जिसकी वजह से मोल्टन स्टेट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, allowing the molten state to conduct electricity। ये सिंपल सा था मेरे पास क्या आंसर। ये दो आंसर आपने इसी तरह प्रॉपर लिखने भी है और क्या करने, याद भी करने। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, कि जब हम लोग साल्ट NaCl को पानी के अंदर हल करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तब वो कैसे और क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, व्हाई डू साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर साल्ट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो आपने गौर से सुननी है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल। वाटर के पोलर होने की वजह से साल्ट अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि वाटर के पोलर होने का क्या मतलब है, और वो साल्ट NaCl को कैसे अपने आयंस के अंदर तोड़ देता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, वाटर की डायग्राम बनाता हूं, वाटर की स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। H2O, ये आगे दो हाइड्रोजन और ये आगे ऑक्सीजन, ठीक हो गया। वी शेप होती है, इसको हम बिंड शेप बोलते हैं। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो बॉन्ड है, इसके दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। इन दोनों एलिमेंट ने ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए, शेयर किए हुए। अब ये शेयर इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की तरफ होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, दो जो इलेक्ट्रॉन है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट की तरफ होंगे उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यही काम यहां पे होगा, और यहां पे क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज वाटर के ऊपर आता है, ये इसको क्या बनाता है, पोलर मॉलिक्यूल बना देता है। क्या बनाता है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बना देता है। ये जो वाटर के ऊपर सेपरेशन ऑफ चार्ज आता है, ये इसको क्या बनाता है, पोलर मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहां पे मैं साल्ट ले लेता हूं NaCl। ये NaCl को कैसे आयन के अंदर तोड़ता है, NaCl ये जैसे उसके बीच में बॉन्ड है। अब देखो, अब इस वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दो सिरे हैं, दो कॉर्नर हैं। एक इसका नेगेटिव कॉर्नर है और एक इसका पॉजिटिव कॉर्नर है। इसका नेगेटिव कॉर्नर NaCl साल्ट के पॉजिटिव सिरे को अपनी तरफ खींचेगा, मीन डैट के पॉजिटिव Na+ को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जिसका पॉजिटिव सिरा है वो जाके साल्ट के नेगेटिव सिरे को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और इनके बीच में ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये मेरे पास क्या जाएगा, टूट जाएगा। आयनिक जो बॉन्ड होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो साल्ट होगा अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास वाटर, पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अब मेरे पास क्या किया हुआ है, इसको ऑक्सीजन के वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसको चारों तरफ से क्या किया हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ, सराउंड किया हुआ, घेरा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये सारा काम मेरे पास किसके अंदर हो रहा है, समझ लो एक बीकर के अंदर हो रहा है। अब ये आ गया आपके पास बीकर, ठीक है। अब बीकर के अंदर मैं क्या करता हूं, दो राड लगा देता हूं। ये मैंने दो राड लगा दी है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास Na+ भी होंगे और Cl नेगेटिव भी होंगे। Na+ को इस तरह वाटर ने घेरा होगा और Cl नेगेटिव भी क्या किया होगा, घेरा होगा। अब मीन डैट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, पॉजिटिव ये आ गया और नेगेटिव ये आ गया। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं।
अब ये जो बीकर है इसके अंदर मैंने 2 रॉड लगा दिए, इन दोनों रॉड को मैं क्या कर दूंगा, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। वो रॉड जिसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा उसको मैं बोल दूंगा कैथोड, उसको मैं क्या बोल दूंगा, कैथोड। और वो रॉड जिसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा उसको मैं बोल दूंगा क्या जी, एनोड। अब मुझे बताओ केटायन किसकी तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, अपने अपोजिट की तरफ, तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। और जो एनायन किसकी तरफ मूव करेगा, अपने अपोजिट की तरफ जाएगा, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यही चीजें मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा। अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ आयन हुई है ना, मूवमेंट ऑफ जो चार्ज हुआ है, इस वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन साल्ट dissolve in water they dissociate into their ion, they dissociate into their ions। ये अपने आयंस के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है जी, किस वजह से टूटता है, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू दी polar, due to the polar nature of water molecule। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो फ्री आयन है, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव, इन फ्री आयन को कौन सराउंड कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अगेन these free ion are now surrounded by water molecule। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, लेकिन ये फिर भी क्या कर लेते हैं, मूव कर सकते हैं। बट दे कैन मूव, but they can freely move in the solution, but they can freely in the solution। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ, जब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, या व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अपन इसको बैटरी के साथ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कैटायन किसकी तरफ मूव करता है, ये देखो कैटायन किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ, और एनायन किसकी मूव करता है, एनोड की तरफ। कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड एनोड। And this movement of ion, this movement of ion conduct electricity, ion conduct electricity। सिंपल सा आंसर है कि वाटर के पोलर होने की वजह से साल्ट जो होता है वो अपने आयन के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है, ये इसका जो मेरे पास नेगेटिव सिरा होता है, इसके पॉजिटिव सिरे को अपनी तरफ खींचता है, इसका जो पॉजिटिव सिरा होता है वो उसके नेगेटिव सिरे को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, और इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। और ये जो इसका नेगेटिव सिरा इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ इसको घेर लेता है, और इसका जो पॉजिटिव सिरा होता है इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, ये मेरे पास का सिंपल सा आंसर था। तो आपने यही उठा के बिल्कुल पेपर के अंदर इसी तरह क्या करने, तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या करने, लिख देने। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की तरफ, जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक आयनिक कंपाउंड को लेके चल रहे हैं, जो आप लोगों के पास क्या है, साल्ट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जब आप लोगों के पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर कितना हो जी, 25 डिग्री सेल्सियस हो,
प्रेशर आप लोगों के पास 1 atm हो, प्रेशर आप लोगों के पास कितना हो जी 1 atm हो, तब आप लोगों के पास जो आयनिक कंपाउंड होंगे, जो आप लोगों के पास क्यों जी आयनिक कंपाउंड होंगे, वो आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे जी सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोगों के पास क्या होगा हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोगों के पास क्या होगा हाई होगा। मैंने क्या बात बोली है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर आप लोगों के पास 1 atm होगा, तब आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हाई होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई है। अब आप लोगों के पास जैसा कि NaCl आप लोगों के पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास होता है जी 801 डिग्री सेल्सियस, जब किसी के मुकाबले में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है जी 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई है। फिर इसका जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है NaCl का, वो होता है जी आप लोगों के पास 1465 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है जी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का। NaCl का कितना होता है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट 1465 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का कितना होता है जी 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से आप लोगों को एक बात क्लियर हो चुकी है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है हाई होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसा कि आप लोगों के पास क्या आ गया जी NaCl, अब NaCl आ गया। अब ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आप लोगों के पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं। ये देखो दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। और ये जो आयन्स होते हैं ये आयन्स आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। बात समझ आई या नहीं आई। मैंने क्या बात बोली है कि आयनिक कंपाउंड दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो आयन्स होते हैं ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। ये आयन आपस में आगे की तरफ भी जुड़ते रहते हैं और नीचे की भी तरफ क्या होते रहते हैं जुड़ते रहते हैं। मतलब आगे फिर इसी तरह Na+ आ जाएगा, फिर Cl- आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ फिर Cl-, फिर Na+। ये आयन आपस में जुड़ते रहते हैं और जुड़कर इस तरह की एक जालीनुमा का स्ट्रक्चर बना देते हैं। बात समझ आई है। अब इस जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आयन्स होते हैं एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं। मतलब ये जो Na और Cl है, Na+ और Cl-, ये आप लोगों को इसी जगह पे मिलेंगे। इधर नीचे ये वाले आयन आपको घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं। ये बात क्लियर हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन आयन्स को एक दूसरे से अलग करना है। अब हम लोग इसको कैसे अलग कर पाएंगे, जब हम लोग इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेंगे। अब उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। अब हम लोग जब इसको एनर्जी देंगे तो ये एक हालत से दूसरी हालत के अंदर तब्दील होगा। अब जब भी किसी चीज को एक हालत से दूसरी हालत के अंदर तब्दील करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसका मतलब यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आप लोगों के पास हाई है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको अब मैं रीड आउट कर देता हूँ कि आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। कब, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आप लोगों के पास हाई होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ। आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं। एंड दीज आयन, और ये जो आयन्स होते हैं, आर बॉन्डेड विद ईच अदर, आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड दी आयन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये इन आयन्स को एक ही जगह पे क्या रखती हैं, फिक्स करके रखती हैं। मतलब ये आयन इसी जगह पे रहेगा, ऐसा ये नहीं है इधर नीचे होगा, कभी इधर होगा, कभी एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। At fixed position in rigid lattice structure, इस सख्त जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर। और सिग्निफिकेंट एनर्जी, नुमाया तौर पर बहुत ज्यादा एनर्जी हमें क्या होगी, जरूरत पड़ेगी टू ब्रेक दीज फोर्सेस एंड फोर्सेस को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से मेरे पास का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आप लोगों के पास हाई होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हार्डनेस और ब्रिटलनेस। अब हार्डनेस का मतलब यह है कि आयनिक कंपाउंड आप लोगों के पास बहुत ज्यादा सख्त होते हैं,
ब्रिटलनेस का मतलब यह है कि जब आप लोग आयनिक कंपाउंड के ऊपर प्रेशर लगाते हो या उसके ऊपर कोई हैमर वगैरह मारते हो तो आयनिक कंपाउंड चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर होने का मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट होता है, पाउडर फॉर्म में आता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग आयनिक कंपाउंड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं या उसके ऊपर हैमर वगैरह मारते हैं तो वो कैसे चकनाचूर होता है। तो ये आप लोगों के पास एक आयनिक कंपाउंड है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे प्रेशर वगैरह लगाता हूं या फिर हैमर वगैरह क्या करता हूं, मारता हूं। अब क्या होगा, ये वाली लेयर यहां पे आ जाएगी, ये वाली लेयर यहां पे और ये वाली लेयर यहां से बाहर हो जाएगी। जरा गौर से देखो, इस Cl नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा Na+, इस Na+ की जगह पे क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, और इस Na+ की जगह पे क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, और इस Cl नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा Na+। बिल्कुल आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। अब इस वाली शेप के अंदर अगर आप लोग देखो तो दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। किसी भी जगह पे आप लोगों को दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि यहां पे आप लोग अगर देखो तो दो सिमिलर चार्जेस Na के सामने है, Cl नेगेटिव के सामने है, दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। और ये जो आपके पास लेयर है ये आप लोगों के पास चकनाचूर जाती है, दो हिस्सों के अंदर टूट जाती है। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहां पे क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे आप लोगों के पास क्या होते हैं, दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और यहां पे आप लोगों के पास क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, क्योंकि यहां पे दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब ब्रिटलनेस कोई भी आयनिक कंपाउंड कब चकनाचूर होता है, जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, सिर्फ थोड़ा मारने या फिर आप लोगों के पास प्रेशर लगाने से आयनिक कंपाउंड चकनाचूर नहीं होता, बल्कि अगर आप लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तब भी ये आपके लोगों के पास क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे दो प्लेट्स लगा देता हूं, यहां पे क्या कर देता हूं, दो प्लेट्स लगा देता हूं, एक प्लेट की आ गई एक प्लेट की आ गई। इस प्लेट को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं और इसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। जब मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो सिमिलर चार्जेस है ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धकेलेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। समझाइए बात कि नहीं आई, और ये वाला Cl नेगेटिव यहां पे नीचे आ जाएगा। तो यहां पे फिर दोबारा मेरे पास क्या होगा, दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होगी, रिपल्शन होगी। जब मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो वहां पे आप लोगों के पास वो आयनिक कंपाउंड मेरे पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। लेटेस्ट स्टिफनेस, कि जाली की जो सख्ती होती है, लेटेस्ट किसे बोलते हैं, जाली, और स्टिफनेस बोलते हैं सख्ती। जाली की जो सख्ती होती है वो आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड को बहुत ही ज्यादा क्या बना देती है, हार्ड बनाती है। जब आप लोग क्या करते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो या इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो लाइक चार्ज, तो लाइक एक जैसे जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, पुश नीचे की तरफ क्या करते हैं, धकेलते हैं। देखो ना ये मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ क्या करता है, धकेलेगा। जब नीचे की तरफ धकेलेगा तो ये Na और ये वाला Na और ये वाला Na एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। पुश टुगेदर काजेज रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ब्रिटलनेस एंड टेंडेंसी टू ब्रेक, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टूटने की सलाहियत आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या कर लेना, उठा के लिख देना है, आसान सा था। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, सॉल्युबल साल्ट एंड इनसॉल्युबल साल्ट। नोट्स मैंने यहां पर लिख दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक
पेपर के अंदर आए तो आप लोगों ने यही वाले नोट्स उठाकर लिख देने हैं, सिंपल। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अगर आप लोगों को कोई बंदा 50 साल या 30 साल या 40 साल दे दे और पूछे कि इनमें से कौन सा साल्ट पानी के अंदर हल होगा और कौन सा साल्ट पानी के अंदर हल नहीं होगा, तो उसको आप लोग उनके नाम और फार्मूला से पहचान के ये बता सकोगे कि ये वाले साल्ट पानी के अंदर हल होंगे और ये वाले साल्ट पानी के अंदर हल नहीं होंगे। बस आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट में डिफरेंस क्या है। सॉल्युबल साल्ट ऐसे साल्ट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर हल हो, हम लोग उनको सॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये मेरे पास सॉल्युबल साल्ट्स की एग्जांपल हैं। इनसॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर हल ना हो, तो हम लोग उनको इनसॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेरे पास इनसॉल्युबल साल्ट्स की एग्जांपल हैं। तो ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं। The salt that are soluble in water at room temperature are called soluble salt। ऐसे साल्ट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर हल हो, हम लोग उनको soluble salts कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इनसॉल्युबल साल्ट ऐसे साल्ट, the salt that are not soluble in water at room temperature, ऐसे साल्ट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर हल ना हो, हम लोग उनको क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मेरे पास इनसॉल्युबल साल्ट्स की एग्जांपल हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, साल्ट जो होता है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, केटायन और एनायन के ऊपर। केटायन हम लोग हमेशा पहले लिखेंगे और एनायन हम लोग बाद में लिखेंगे। ये लिखा केटायन फर्स्ट एंड एनायन सेकंड पे। अब सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर साल्ट, अब ये बातें आप लोगों ने जरा कान खोल के और ध्यान से सुननी है। पहला क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम साल्ट। ऐसा कोई भी साल्ट जिसके नाम के शुरू में सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आए, तो वो लाजमी तौर पर पानी के अंदर हल होगा। या फिर ऐसा कोई भी साल्ट जिसके फार्मूला के अंदर शुरू में सोडियम, पोटेशियम या फिर अमोनियम आए, तो वो लाजमी तौर पर पानी के अंदर हल होगा। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है। तमाम के तमाम सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम साल्ट के सॉल्युबल हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl आपके पास एक सॉल्युबल साल्ट है, क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है, Na आ रहा है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, ये आपके पास एक सॉल्युबल साल्ट है, क्योंकि इसके फार्मूला के शुरू में क्या आ रहा है, K आ रहा है। इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्युबल साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल साल्ट है, क्योंकि इसके फार्मूला के शुरू में अमोनिया आ रहा है, अमोनियम आ रहा है। इसी तरह मेरे पास सोडियम सल्फेट सॉल्युबल साल्ट है, क्योंकि फार्मूले के शुरू के अंदर Na2 आ रहा है। फिर दूसरा नाइट्रेट, ऐसे तमाम साल्ट जिनके नाम के लास्ट के ऊपर नाइट्रेट आए, वो आपके पास पानी के अंदर हल होंगे। या फिर ऐसे तमाम साल्ट जिनके फार्मूलाज के लास्ट पर NO3 आए, वो आपके पास पानी के अंदर हल होंगे। तो यही मैंने लिखा हुआ है, ऑल नाइट्रेट साल्ट, तमाम नाइट्रेट साल्ट क्यों होंगे, सॉल्युबल, पानी के अंदर हल होंगे। एग्जांपल के तौर पर KNO3 पानी के अंदर हल होगा, क्योंकि इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, NO3 आ रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसी तरह CaNO3 होल ट्वाइस, पानी के अंदर हल होगा, क्योंकि लास्ट के ऊपर क्या आ रहा है, NO3 आ रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट्स पानी के अंदर क्या होगा, हल होगा। इसी तरह अब तीसरा क्या है, क्लोराइड्स। ऐसे तमाम साल्ट्स पानी के अंदर हल होंगे जिनके नाम के लास्ट के ऊपर क्लोराइड है, जिनके नाम के लास्ट के ऊपर क्या है, क्लोराइड है। ये जैसे ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, या फिर उनके फार्मूलाज के अंदर Cl आए, वो आपके पास पानी के अंदर क्या होंगे, हल होंगे। मास वाई किसके, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड के। मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसे तमाम साल्ट जिनके नाम के लास्ट के ऊपर क्लोराइड आए
या फिर उनके फार्मूलाज के लास्ट के ऊपर Cl आए, वो पानी के अंदर हल होंगे मास बाय 2 साल्ट के। एक क्या आ गया मेरे पास सिल्वर क्लोराइड और दूसरा मेरे पास क्या गया लेड क्लोराइड। ये मेरे पास क्या होंगे पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे बल्कि इनसॉल्युबल होंगे। तो यही मैंने लिखा हुआ है मोस्ट ज्यादातर क्लोराइड साल्ट क्या होते हैं सॉल्युबल, पानी के अंदर क्या होते हैं हल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर CaCl2 क्योंकि इसके लास्ट के ऊपर क्या आ रहा है Cl2 तो इसलिए मेरे पास ये क्या आ रहा है पानी के अंदर हल होगा। FeCl2 पानी के अंदर क्या होगा हल होगा क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है Cl आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या पानी के अंदर हल होंगे। एक्सेप्शन किस किस के अलावा जिसके मेरे पास क्या आपके पास सिल्वर क्लोराइड ये पानी के अंदर हाल नहीं होगा, इससे लेड क्लोराइड ये भी पानी के अंदर हाल नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम सल्फेट के ऊपर। ऐसे तमाम साल्ट जिनके नाम के लास्ट के ऊपर सल्फेट है या फिर उनके फार्मूलाज के लास्ट के ऊपर SO4 है वो पानी के अंदर हाल होंगे मास वाई किन के मेरे पास लेड सल्फेट के, बैरियम सल्फेट के और कैल्शियम सल्फेट के, ये मेरे पास पानी के अंदर हाल नहीं होंगे। यही मैंने लिखा हुआ है मोस्ट सल्फेट साल्ट आर सॉल्युबल। एग्जांपल कैल्शियम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट ये पानी के अंदर हाल होंगे। कौन कौन नहीं हाल होगा मेरे पास क्या क्या लेड सल्फेट, इसी तरह मेरे पास बैरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये मेरे पास पानी के अंदर हाल नहीं होंगे। फिर कार्बोनेट, ज्यादातर कार्बोनेट पानी के अंदर हल नहीं होते मास वाई उन कार्बोनेट के जिनके शुरू के ऊपर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आए वो आपके पास पानी के अंदर हल होंगे। जैसा कि मोस्ट कार्बोनेट साल्ट आर इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, लेकिन सोडियम कार्बोनेट क्या सॉल्युबल है क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है Na आ रहा है। इसी तरह पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्युबल है क्योंकि उसके शुरू में मेरे पास क्या आ रहा है K आ रहा है। इसी तरह अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल क्योंकि उसके शुरू में क्या आ रहा है अमोनियम आ रहा है। यह आपका लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ क्या करते हैं मूव कर देंगे।